Welcome on Pension Pe Charcha on NPS Ki Pathshala. Today we have our dear friend Mr. Umesh Gupta, whole-time director and CEO of UTI Pension Fund. He's been a dear friend with over 25 years of experience, largely into distribution and also cut across customer service. His experience brings in a lot of relevance in today's time where we are all looking at increasing the pension contribution in India. And with his expertise on distribution across working into various distribution channels in life insurance and in pension space, I think will be a great contribution to us. So welcome again, Mr. Umesh Gupta ji, on our Pension Pe Charcha on NPS Ki Pathshala. Thanks, Ranveer. Thanks for inviting me to the session. Great. So today's podcast is, हम फोकस कर रहे हैं NPS संचय पे, जो एक recent edition है by PFRDA. Now इस पेंशन की चर्चा पे हम कोशिश करेंगे कि कैसे NPS संचय फिट बैठता है एक लार्जर ऑडियंस के लिए, हमारे भारत देश के लिए, जहाँ पे बियॉन्ड मेट्रो हम जाकर के पेंशन के बारे में चर्चा करें. और मेरा ये मानना है, एंड आई एम श्योर आप भी इस पे सहमति रखते हैं, कि जितनी हम चीज़ों को सिंपल बनाएंगे उतना उसका एडॉप्शन बढ़ता है. सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो हमारी अथॉरिटी PFRD ने लिया है, जहाँ पे NPS संचय को इतना सरलता से बनाया गया है ताकि डिसीजन मेकिंग और इजी हो जाए. सो हमारी चर्चा होगी ऑन NPS संचय टुडे ऑन पेंशन पे चर्चा. तो हमारा पहला सवाल, और रादर सवाल से बेहतर अगर मैं कोई और शब्द यूज़ कर सकता हूँ, अगर हम देखें हमारे भारत देश में आज लगभग 50 करोड़ जो जनता है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है. और हमारे जो भारतीय किसान जो आज देश की धरोहर हैं, जहाँ पे वो अन्न प्रोवाइड करते हैं हमारे देश को, ना कि हमारे देश को बल्कि विश्व भर में कई जगह पे, तो वो लोग हमेशा, मुझे लगता है कि इन चर्चाओं से हमेशा दूर रहते हैं. कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पेंशन के प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये उन तक पहुंच नहीं रहे हैं, या इतनी सरलता नहीं है इन प्रोडक्ट में कि वो एक्सेप्ट कर सकें. तो आपका इस बारे में, इस विषय में, अगर इन सब को इंक्लूजन लाना है तो आपका इस बारे में क्या थॉट्स हैं, आप क्या समझ रखते हैं इसके बारे में? या सो रणबीर जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है, जिसमें अगर आप इंडिया की पूरी वर्किंग पॉपुलेशन देखें तो 50 करोड़ के आसपास है. उसमें से लगभग 90% प्लस पॉपुलेशन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है. और ये जो पॉपुलेशन है, ये इसको कभी भी पेंशन के इंक्लूजन के एंगल से कभी भी टारगेट नहीं किया गया है. सो ये हमेशा जो फॉर्मल पेंशन सिस्टम है उससे थोड़ा अलग रही है. तभी अगर आप देखें तो इस सेगमेंट में पेंशन की पेनिट्रेशन बहुत ही कम रही है और लगभग ना के बराबर रही है. और अगर आप देखेंगे कि अभी जो PFRDA ने जो ये कदम उठाए हैं लास्ट 1 सवा साल में, आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पे इस सेगमेंट में आप देखेंगे कि अब थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेशन होना चालू होगा नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में. और उसके नतीजे से मुझे ये लगता है कि इधर भी जो ये लगभग 40-45 करोड़ की जो भारत की जनता है, इसको हम एक फॉर्मल पेंशन सिस्टम में ला पाएंगे, उसके दायरे में ला पाएंगे. बहुत मैं भी सहमति रखता हूँ. सो आपका विचार क्या है? क्या आप कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे हम एक रोशनी डालना चाहेंगे कि ऐसा क्या बदला है NPS संचय में, जिसमें हम सब इतने कॉन्फिडेंट है कि ये प्रोडक्ट अभी एक वाइड मासेस के लिए, भारतीय के हर एक कोने में, भारत के हर एक कोने में ये प्रोडक्ट की चर्चा की जा सकती है बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी. तो कुछ एक आप रोशनी डालना चाहेंगे कि ऐसा NPS संचय में क्या बदलाव लाए हैं रेगुलेटर ने, जिससे हम ये समझें और बाकी हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में और पता लगे कि क्या डिफरेंस है NPS संचय में और बाकी संचय प्रोडक्ट और बाकी NPS प्रोडक्ट में जो अवेलेबल है आज. राइट. सो उससे पहले संचय में जाने से पहले मैं एक पॉइंट टच करना चाहूँगा.
और वो एक पॉइंट ये है कि अगर आप इंडिया में ओवरऑल एनपीएस की पेनिट्रेशन के एंगल से देखें, तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी पेनिट्रेशन है दैट इटसेल्फ वाज वेरी लो, राइट। दूसरा चीज़ है कि ये वाला जो सेगमेंट है इसको पेंशन का एक्सेस ही नहीं रहा है अभी तक। बिल्कुल। सो ये जो पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए और एक्सेसिबिलिटी के लिए ये दो एक बड़े रीज़न हैं व्हाई पीएफआरडीए हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस प्लान तो ओवर हियर। क्यों लगता है आपको कि ये ज़रूरी है? विकसित भारत की ओर हम बात कर रहे हैं 2047, सो क्यों ये ज़रूरी है आपके मद्देनज़र? तो मतलब आपके ज़रिए से अगर हम सुनना चाहें तो क्यों ज़रूरी है ये जो हम भाग की बात कर रहे हैं, दे शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इनटू पेंशन, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? सी मेरा एक मानना है कि अगर भारतवर्ष में अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो यस काफ़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, बट वो पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन इनकम्प्लीट है जब तक पेंशन इंक्लूजन ना हो जाए, राइट। सो लोग फाइनेंशियल फोल्ड में आए हैं, बैंक अकाउंट खुले हैं, थोड़े थोड़े लोगों ने फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्ट करना और अपने खाते खोलना चालू किया है, बट लोगों का जो ये रिटायरमेंट के लिए जो इंक्लूजन है, पेंशन इंक्लूजन है, ये बिल्कुल अनटच रहा है अभी कंट्री में। अगर आप अटल पेंशन योजना छोड़ दें तो रफली अबाउट 2 सवा 2 करोड़ लोग ही अभी फॉर्मल पेंशन सिस्टम में आए हैं, और उसमें से भी जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो सैलरीड क्लास हैं। ओके, वो सैलरीड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर आपके कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज़ हैं। जो इनफॉर्मल सेक्टर है जहाँ पे हमारे फार्मर्स हैं, जहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, हमारे प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, एमएसएमईज हैं, और यू कैन से स्मॉल बिजनेसमैन हैं, ये अभी पेंशन सिस्टम से बिल्कुल अनटच रहे हैं। सो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा सिस्टम या ऐसा एक पॉलिसी ला सकें जिसमें पहली चीज़ जो इन सेगमेंट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो इनको मिल सके। जैसे एक सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो एनपीएस संचय में गवर्नमेंट ने दी है वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। सो उसमें ये है कि आप एक मिनिमम 250 रुपये के कंट्रीब्यूशन से भी से खाता खुलवा सकते हैं, पैन नंबर अपना जनरेट कर सकते हैं, और सब्सीक्वेंट कंट्रीब्यूशन बिकॉज इन लोगों की इनकम जो है वो थोड़ी इर्रेगुलर रहती है या सीजनल रहती है, तो उसमें भी बेसिकली गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है कि ऐसा नहीं है कि आपको कंट्रीब्यूशंस आपको हर मासिक में करना ही करना है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी कितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकें। सब्सीक्वेंट कंट्रीब्यूशन आप 10 रुपये तक का भी कर सकते हैं, और आपके बेसिकली आपके पास जब भी पैसा आए तो आप उसके हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन कम या बढ़त कर सकते हैं, या कोई बुरे समय में अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप नहीं भी देना चाहेंगे तो वो भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है वो है ईज़ ऑफ ऑनबोर्डिंग। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा कि जब भी कोई एनपीएस लेता है तो उसमें ये है कि एक डिसीजन लेना कि जो ये कि मेरा जो पैसा है वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट पैटर्न में लगेगा, कि मेरा इक्विटी में लगेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मेरे को कितना पैसा डालना पड़ेगा। ओके, और उसमें भी इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हैं जैसे एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस एंड अदर्स। ये इस सेगमेंट को जनरली अगर आप देखेंगे तो उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। सो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रयास है जहाँ पे उन्होंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिसाइड किया है। ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है एज जो गवर्नमेंट ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न दिया है, बिल्कुल उसके सिमिलर ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न उन्होंने दिया है इसमें। और अगर आप सरकारी इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 15-20 ईयर्स उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सरकारी कर्मचारियों को। लगभग 9 से 9.5% का एवरेज रिटर्न उसमें आया है। सो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है इससे सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि
हमारे जो इनफॉर्मल सेगमेंट के लोग हैं उन्हें बिल्कुल सोचना नहीं है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे एनपीएस में आना है और मुझे सिर्फ अपना केवाईसी और ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न और फंड मैनेजर टिक करके मैं एनपीएस में मैं एंट्री कर लूँगा। तो ये दो मुझे सबसे बड़े मतलब संचय में चेंजेस लगते हैं कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन कि आपकी इरेगुलर इनकम्स हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर माह आपके कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या हर साल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और दूसरा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हैं और आपके जो एसेट क्लासेस हैं उसके लिए भी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है और आप बिल्कुल इसमें एंट्री आसानी से कर सकते हैं। मेरे मेरे मानने से ये जो आपने बात पे रोशनी डाली कि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, कहाँ आपका पैसा लगना है, वहाँ पे जो सरलता लाई है, राइट। हमारे भी, हमने भी जब अपने स्टडी करते हैं, जो भी सब्सक्राइबर आके अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो हमने देखा है हमारा सबसे बड़ा जो ड्रॉप आउट होता है वो इसी सेक्शन पे होता है। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ ऑप्शंस होते हैं वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है, जहाँ कन्फ्यूजन आती है वहाँ समय लगता है। जब समय लगता है तो वो आपका इंटरेस्ट शायद थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सरलता खास करके जो हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं उनके लिए, जहाँ पे उनको बिल्कुल सोचना ना पड़े, और ये सरलता लाई है इन्वेस्टमेंट में कि वो बिल्कुल सरकारी स्कीम्स को ही कॉपी किया गया है। बिल्कुल। तो एक कंफर्ट भी आ जाता है इस सेगमेंट को कि हमारा पैसा सही जगह पे लग रहा है और इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव ना होने की संभावना है। बड़ा ही स्टडी तरीके से रह सकता है। तो थैंक यू, आपने ये रोशनी डाली एनपीएस संचय पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की, जो कि एक बहुत बड़ा तर्क है हमारी सोसाइटी में। 50 करोड़ से ज़्यादा में 90% लोग जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसी का एक बहुत बड़ा भाग हमारे फार्मर्स भी हैं। बिल्कुल। तो अगर हम उनके बारे में बात करें, बिकॉज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047, पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन की, ये एक जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसको, उसके बारे में अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप जो पीएफआरडी ने लिया है, जहाँ पे नाबार्ड के साथ एमओयू साइन करके दे हैव इंश्योर्ड कि 10 करोड़ फार्मर और 45,000 एफपीओज सडनली एक इकोसिस्टम में आते हैं, जहाँ पे हम ये बात एक प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं, इन सब से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये जो सेगमेंट है, इनकी क्या रियलिटीज़ हैं, इन तक हम कैसे पहुँचे, और ये जो एमओयू साइन हुआ है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि हम ये जो ग्रास रूट लेवल है हमारे फार्मर्स हैं अगर हम उन तक पहुंच सकें। नबार्ड ओवर इयर्स आई थिंक हम सबको पता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जुड़ी हुई है फार्मर्स के साथ थ्रू देयर CBBOs, FPOs एंड अदर, पूरा उनका सिस्टम है जिसके थ्रू वो लास्ट लेवल तक फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो MOU है मुझे ये लगता है कि ये फार्मर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उनके पास पहुंचने के लिए, रीच के लिए उनके पास, दूसरा चीज़ है कि फार्मर्स आज भी नबार्ड को ट्रस्ट करते हैं। ओके, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोई ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन आके अगर कोई उनको एक फाइनेंशियल लिटरेसी अगर दे रहा है तो लोग उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और उसको ज़्यादा मतलब समझते हैं और उनको ये पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे ओवरऑल हित की भी बात करती है, नॉट जस्ट रिटायरमेंट के हित, तो ओवरऑल हित की भी बात करती है। सो विच विल इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ पीपल ओवर देयर। दिस विल डेफिनेटली हेल्प say the industry to reach to this 10 crore odd farmers that we have in the country. So it will definitely help. ग्रेट। बिल्कुल सही कहा आपने। नाबार्ड एक बहुत ही रिकग्नाइज्ड इन द फार्मर कम्युनिटी, और जो ट्रस्ट, विश्वास उन्होंने इतने वर्षों में बनाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो हमारी अथॉरिटी ने उनका MOU टाई अप करके किया है।
ना अब इससे जैसे हमने बताया पहले 45,000 एफपीओज और 10 करोड़ फार्मर्स आते हैं। पहली बात तो ये एफपीओ की क्या भूमिका है? ये एक मेरा सवाल होगा कि आपको क्या लगता है एफपीओ इस सिस्टम के अंदर कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं ताकि हम जो फार्मर्स हैं लास्ट तक वहाँ तक पहुँच सकें? और दूसरा, हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े स्केल की, हम बात कर रहे हैं पैन इंडिया भारत के ऐसे शहरों की, ऐसे गांव की जहाँ पे पहुँचना भी हमारे लिए हम शायद कभी ना सोच रहे हों। तो उस इतने बड़े स्केल को एडॉप्ट करने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए यूटीआई पेंशन फंड या आपकी क्या तैयारी है? आप इसके बारे में अगर कुछ हमसे शेयर करें, श्योर। ताकि जो भी हमारे दर्शक हैं उनको ये पता चले, कॉन्फिडेंस आ सके। राइट। सो जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज जिनको बोला जाता बिल्कुल। है। सो ये ऑर्गेनाइजेशंस ज़मीनी तौर पे फार्मर्स के साथ जुड़ी रहती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब उनको फार्मिंग के रिलेटेड उनकी कोई भी दिक्कत है तो उनको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कराना और फार्मर्स को हेल्प करना, वो इनका काम रहता है। तो अगर हम ये फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अगर पेनिट्रेशन ऑफ एनपीएस करेंगे, तो हम प्रिटी श्योर कि आप लास्ट माइल तक आप रीच करके एक एक फार्मर्स तक आप रीच कर सकते हैं। अदरवाइज़ लाइक आपने बोला कि ये बिल्कुल गांव-गांव में हमारे फार्मर्स हैं और इतनी दूर तक पहुँच वहाँ तक पाना भी। पहुँच पाना इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट आई थिंक ये जो फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ज़रिए, इनके माध्यम से हम लास्ट माइल तक पहुँच सकते हैं and that's why they are very very important in this entire ecosystem. पीएफआरडीए ने एक सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज किया है वो ये किया है कि एक पेंशन एजेंट्स की जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने फार्म प्रोड्यूसिंग एफपीओस को, बेसिकली फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस को एज पेंशन एजेंट बनने की को ऐड कर दिया है उसमें। सो उससे क्या होगा कि अगर वो एजेंट बनते हैं तो वो थोड़ा सा एनपीएस के बारे में सीख के उनकी ट्रेनिंग होके तो फिर वो इन टर्न कैन ट्रेन द फार्मर्स ओवर देयर एंड दे कैन हेल्प इन अवेयरनेस सेशंस एंड say onboarding and continuous servicing of these farmers. So UTI पेंशन में हम हमारी एक स्पेशलाइज्ड टीम हमने बनाई है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इस सेगमेंट्स तक पहुंच सकें, इन सबको जो एफपीओज हैं उनको पेंशन एजेंट्स बना सकें और ताकि हम देश के कोने कोने तक एनपीएस की अवेयरनेस कर सकें। तो उसमें हमारा इनफैक्ट सबसे जो पहला कदम हमारा रहा है कि हमने रिसेंटली मदुरई में एक सीबीबीओ है, बेसिकली वो सीड्स करके है, तो उसके साथ हमने टाई अप किया है और वहाँ पे हम उनके ज़रिए से उनके जो डायरेक्टर्स हैं और उनके थ्रू जो एफपीओज़ हैं, पहले चरण में हमने उनको पेंशन दिया है ताकि अगर ये एफपीओज़ के पास खुद के पास भी अगर एनपीएस हो तो फिर वो एजेंट बन के पेंशन को नीचे फार्मर्स तक, लास्ट लेग तक लेके जा सके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम इंडिया में, आपने बताया 45,000 ऑड एफपीओज़ हैं, इनके पास जल्दी से जल्दी हम रीच अपनी इनके पास पहुँचें, इनको ऑनबोर्ड करें, इनको ट्रेन करें और लास्ट माइल तक हम फार्मर्स तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाएँ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव। तो आपके समझाने से हमको ये तो पता चला कि जो फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ जिसको हम बोल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि हम लास्ट माइल तक पहुंच सकें। और जो सबसे ज़रूरी बात आपने बताई, जो आपका एक ख़ास फोकस है, और मेरे मानने में अगर ये ख़ास फोकस होता है तभी हम चीज़ों को और अच्छे से देखते हैं। और मुझे इस बात को सुन करके बड़ी खुशी हुई कि आपका इस सेगमेंट के ऊपर एक बहुत ही ख़ास फोकस और ख़ास टीम है जो काम कर रही है। आई एम श्योर ये सारी टीम भारत के कोने कोने में जा कर के इसके बारे में और चर्चा करेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को भी इसमें जोड़ पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि एफपीओज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम वहाँ तक पहुँचें।
हम बात कर रहे हैं एक बहुत मास स्केल की, हम एक बात कर रहे हैं कि हमको दूर दराज गांव में जाना है, तो इसी को और सरलता से हम कर सकें। सरकार ने भी इसके लिए हम कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स शायद अनाउंस किए हैं। अगर बिल्कुल। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें, राइट। और ये जो एडिशनल इंसेंटिव ये कैसे हेल्प कर सकता है हमको दूर दराज ज़िलों में पहुंचने के लिए, और कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इससे जुड़ने के लिए। अगर इसके बारे राइट। में आपको लगता है इसका कुछ फ़ायदा होगा, राइट। अगर इसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा करना चाहें तो। राइट। सो ये देखिए क्या है कि अगर हमें इस सेगमेंट में, फार्मिंग सेगमेंट में जाना है, तो डेफिनेटली इसमें मेहनत बहुत लगती है। लाइक अगर आपने बैंक्स में देखा हो तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो बिल्कुल। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपके गांव-गांव में अगर वो जाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा अगर इंसेंटिव मिले तो बिल्कुल। काम करने का मज़ा दुगना हो बिल्कुल। जाता है। बिल्कुल। सो इसी के लिए हमारे पीएफआरडीए ने एक वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए एक इंसेंटिव लाया है, जिसमें वो 100 रुपये प्रति खाता जो खुलेगा, प्रान खुलेगा, उसमें एक ये एडिशनल इंसेंटिव मतलब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो इंसेंटिव है ये पूरे जो अपना सिस्टम है उसको फोकस करने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा सारे एफपीओस या फिर जो हमारे कर्मचारी हैं ये, या जो भी सीबीबीओज हैं, अगर पूरे सिस्टम में उसको एक फोकस करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोल सकें, उसके लिए बहुत सहायक रहेगा। बिल्कुल, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा बढ़ावा दिया है पीएफआरडीए ने। बिल्कुल। 100 रुपये इंसेंटिव अगर मिल रहा है, मेरा मानना है कि ये करते वक्त हमारी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी यूटिलाइज होंगे। हमको सब जगह जाना है, तो एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव और मोटिवेशन जो एफपीओस को भी बिल्कुल। मिलता है और कंपनियों को भी मिलता है, ताकि इस सेगमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। सो बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि सरकार का इस पे काफ़ी अच्छा फोकस है और अच्छा बढ़ावा दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओस जुड़ सकें इसके साथ। बिल्कुल। थैंक यू। तो हमने अभी तक बात की कैसे यूटीआई तैयारी कर रहा है, इस क्षेत्र में काम कर रहा है। हमने बात की सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, एफपीओस की क्या भूमिका है। मेरे मानने में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है आज, वो ये होता है कि कितनी सरलता से आप किसी भी किसान को इस स्कीम के साथ जोड़ सकते हैं। राइट। तो अगर आप उस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि इसकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कितनी सिंपल है, कोई कितनी आसानी से इसके साथ जुड़ सकता है, या क्या स्टेप्स लेने होंगे किसी भी व्यक्ति को कहीं बैठ करके, किस माध्यम से वो इसके साथ जुड़ सकता है। अगर इसके ऊपर आप थोड़ी सी चर्चा करें और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कितनी सरलता से ये स्कीम अडॉप्ट की जा सकती है। या सो सरलता से कोई भी स्कीम में अगर आप कोई भी जुड़ सके, वो स्कीम का सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर रहता बिल्कुल है। सही कहा आपने। अगर आप इस प्रोडक्ट में देखें, लाइक मैंने पहले बताया था कि पीएफआरडीए ने एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ही इसका ऐसा रखा है कि आपके जो जो स्टेप्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग स्टेप्स हैं, वो मिनिमम हो जाएं। सो बेसिकली इस अगर प्रोसेस में अगर आप देखें तो मैं बोलूँगा कि दो स्टेप्स बहुत ही क्रिटिकल हैं। एक है केवाईसी, ओके, कस्टमर का केवाईसी बस आपको करना है। बाकी उसको सिर्फ अपना एक फंड मैनेजर जो सिलेक्ट करके और सिर्फ उसको सबमिट करना है। तो केवाईसी आप केवाईसी पे भी आप थोड़ी रोशनी दीजिए। केवाईसी क्या होती है और कैसे, कितनी सरलता से कोई ये केवाईसी, क्या है, कोई सिस्टम है इसके लिए, कहीं जाना होगा, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बता सकें। राइट। सो केवाईसी इज नो योर कस्टमर। ये बेसिकली गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि कोई भी अगर फाइनेंशियल सिस्टम में जुड़ रहा है तो उसका केवाईसी ज़रूरी है। केवाईसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना सिंपल हो गया, और स्पेशली एनपीएस में तो इतना सिंपल है कि कस्टमर को अपना सिर्फ पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देना है और आपकी केवाईसी ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। राइट। और कस्टमर को अगर सिर्फ उसने पैन और डेट ऑफ बर्थ अपना दिया, एक CKYC प्रोसेस होता है हमारा। सो सिस्टम ऑटोमेटिकली CKYC से उनके सारे डिटेल्स पूरा फेच करके सिस्टम में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देता है।
सो उसमें अगर आप देखें, अगर किसी की CKYC है तो मतलब उसको सिर्फ पैन और DOB देना है। अगर बाय चांस CKYC नहीं है तो एक और मतलब ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है हमारा वो आधार और डिजी लॉकर पे शिफ्ट होके वो उसकी KYC करता है। अगर आप एंड टू एंड प्रोसेस देखें एक ऑनबोर्डिंग का, स्पेशली इस सेगमेंट के लिए जो जर्नी बनी है, वो आपके 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर किसी का CKYC है तो 2 मिनट से ज़्यादा उसको ऑनबोर्डिंग में नहीं लगेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जानकर भी खुशी हुई कि टेक्नोलॉजी भी आज कोने-कोने में पहुँची और हम देखते हैं कि ज़्यादा करके जो आज टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर रहे हैं, वो टियर 2, टियर 3 क्षेत्र से ज़्यादा एडॉप्शन होती है। और वहाँ पे आपने इतनी सरलता से हमने सिस्टम बनाया है, जहाँ पे कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है। और केवाईसी करना, मैं भी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये आप ही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज़ केवाईसी से आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। और केवाईसी के द्वारा जब भी आप कहीं क्लेम लेने आओ या आगे आपको पैसे कहीं निकालने पड़ रहे हैं, तो आसानी से ये आपका प्रोसेस है वो भी कंप्लीट किया जा सकता है। बिल्कुल। सो बड़ी सरलता से हमने ऑनबोर्डिंग के बारे में बात की कि बड़ी सिंपल जर्नी है। सो थैंक यू उसके लिए। सो आपने एनपीएस संचय के बारे में बताया कि क्या डिफरेंस है। उसी को आगे बढ़ाते हुए फ़र्ज़ करिए मैं एक किसान हूँ, या मैं एक सब्सक्राइबर हूँ जो एनपीएस संचय के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ। अब मेरे मन में कई सवाल हैं कि मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, उसका मुझे क्या मिल रहा है, क्या मुझे पैसे देते रहने पड़ेंगे, क्या मेरे पैसे ब्लॉक हो गए हैं, मुझे पेंशन कैसे मिलेगी। तो अगर ये सारे सवाल मेरे मन में हैं, तो और ऐसे बहुत सारे सवाल बहुतों के मन में होंगे। बिल्कुल। तो अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल देना चाहें ताकि हमारी शंका भी मिट सके और साथ साथ जो भी दर्शक देख रहे हैं उनकी भी शंकाओं का अगर कोई समाधान या कोई सोल्यूशन मिल सके तो। राइट। सो एनपीएस संचय में मेरा अपने फार्मर्स को ये सुझाव रहेगा कि वो जब भी ये स्कीम के साथ जुड़ रहे हैं तो एक अपने दिमाग में एक एक मिनिमम अमाउंट ओके लेके चलें कि मेरे को अगर 250 रुपये पर माह डालना है तो मुझे उसका एक SIP कर लें और वो आप ज़रूर इसमें डालते रहें। इसके ऊपर आपका जब भी सीजनल इनकम और आए ओके तो आप इसमें और टॉपअप कर सकते हैं। आप उसमें 2000, 5000, 10,000 रुपये आपका जब भी सीज़न आए आप इसमें और टॉपअप कर दीजिए ताकि आपका एक बेहतरीन पेंशन कॉर्पस बन जाए। दूसरा चीज़ आपका एक जो सवाल है वो ये है कि इस पैसे को मैं कब निकाल सकता हूँ और कितना निकाल सकता हूँ, राइट। सो इस पैसे का एक्सेसिबिलिटी आपके पास है। आप कभी भी इस पैसे में से एक पोर्शन आप निकाल सकते हैं। 15 साल का इसमें लॉक इन रहता है। 15 साल के बाद आप पूरा का पूरा पैसा निकाल के उससे आपकी पेंशन चालू हो सकती है। तो ये सारी जो तो क्या 15 साल तक मैं कोई पैसा नहीं निकाल सकता इससे? नहीं, 15 साल से पहले अगर आपको इसमें से पैसा निकालना है तो आप इसमें से निकालने की प्रोविज़न है। पार्शियल विड्रॉल का प्रोविज़न है, कंप्लीट विड्रॉल भी अगर आप करना चाहें तो वो भी प्रोविज़न है। सो दोनों प्रोविज़न्स हैं तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। सो ये पेंशन की स्कीम है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन का कॉर्पस जुड़े। पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई, सबसे बड़ी शंका होती है किसी के पास कि क्या ये मेरा पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहेगा। और बड़ी खुशी हुई जान करके कि इसमें आप जब भी कोई इमरजेंसी हो तो इसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं, और अगर आपको पूरा विड्रॉल निकालना हो तो आप पूरा विड्रॉल भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, आपने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करी। हालांकि मेरा सबसे यही सुझाव होगा कि ये पेंशन के लिए हर कोई चाहता है कि हम लंबा जिएं, हर कोई चाहता है कि हम खुशहाली में जिएं। तो पेंशन की मात्रा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना आपका जब रिटायरमेंट का समय आएगा आप बहुत ही खुशहाली से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जी सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन के लिए आप अपना पैसा जोड़ें और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी इस पैसे को आप देखें जिसमें से कुछ पैसे निकाली जा सकते हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच। आपने पेंशन एनपीएस संचय के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया हमको। सो आपने ये बताया कि इसकी ऑनबोर्डिंग जर्नी सिंपल है, और सरलता किसी भी चीज़ में लाई जाए तो उसका अडॉप्शन या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ते हैं। हमने पेंशन की स्कीम को भी
सरल कर दिया है ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी से ये स्कीम समझ में आए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम पूछें एज अ सीआरए, आप सीआरए का इस सब में क्या रोल देख रहे हैं? एज अ सीआरए हम कैसे इसको और सुविधापूर्वक या और अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जा सकें? इसके बारे में अगर आपकी कोई दो राय हो तो। सीआरए पूरे पेंशन आर्किटेक्चर का हब रहता है। ओके। और प्रोटीन, आप प्रोटीन से ही हैं, तो जो आपका जो रोल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। स्पेशली पहली चीज़ जो जर्नी है वो आपके टेक्निकल टीम जो हमें देती है। सो आई थिंक उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कुछ भी चेंजेस हों, कुछ हों, तो आई थिंक सीआरए की जो जर्नी है वो इतनी सरल है कि वो जो ऑनबोर्डिंग के लिए वो बहुत ही से इजी है, और हमेशा के लिए। दूसरा चीज़ है कि अगर किसी भी कस्टमर को अगर अपना कॉर्पस देखना है कि कितना कॉर्पस हो गया है, कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो सीआरए की तरफ से उनकी एक ऐप है, प्रोटीन की आपकी भी ऐप है। सो उस ऐप में जाके कोई भी आदमी डिजिटली पूरा उसका उस दिन की कितनी वैल्यू है, क्या है, वो जाके देख सकता है। उससे उसको ये पता रहेगा कि मेरे कंट्रीब्यूशन चले गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं, उसकी क्या वैल्यू है, ग्रोथ कितना आ रहा है। तीसरा चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सीआरए सिस्टम से जब वो पेंशन के लिए एग्ज़िट करता है, ओके, तो वो भी सीआरए सिस्टम के थ्रू डिजिटली एनेबल्ड है। तो उसको कस्टमर को कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको थोड़ा सा बस डिजिटली अवेयर होना पड़ेगा कि वो जस्ट से प्रोटीन की साइट पे जाएं और वहाँ पे जाके अपना से एग्ज़िट की फॉर्मेलिटी और उसमें कौन सा पेंशन या एन्युटी उनको चाहिए, वो एन्युटी वो वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सीआरए की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे एनपीएस में, और स्पेशली इस सेगमेंट के लिए, बिकॉज यहाँ पे जब सर्विसिंग लास्ट लेग तक पहुँचाना चैलेंज है, वहाँ पे मुझे लगता है कि सीआरए की बहुत ही बड़ी भूमिका है। एंड हम हमारे दर्शकों को और आपको और बाकी सारे हमारे जो पूरे इकोसिस्टम में हमारे भाई हैं, हम उनको सबको ये आश्वासन देना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजिकली हम पूरी तरह से सर्विस वाइज पूरी तरह से कमिटेड हैं। और हमारा जो मोबाइल ऐप के बारे में आपने बात की, 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है उसके, करीब करीब 70 लाख एक्टिव यूज़र हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ हम कहना चाहेंगे कि ये आपको 11 भाषाओं में अवेलेबल है। तो आप कहीं भी किसी क्षेत्र में हो तो आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में इसको देखा जाए। और मुझे लगता है कि जिस सेगमेंट में हम जा रहे हैं उसमें हम जितना उसको और लोकलाइज करें, जितना हम उनकी भाषा में उनको इन्फॉर्मेशन दें या उनकी भाषा में उनको इन्फॉर्मेशन मिले, तो मुझे लगता है इसका अडॉप्शन रेट और बढ़ेगा। तो आप प्रोटीन का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी चुनिंदा भाषा में आप वो पूरी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है आपके लिए, ताकि आपको समझने में और आसानी हो और किसी और की आपको सहायता ना लेनी पड़े। बट हम हमारा रोल, आपने बखूबी हमको बताया कि क्या इम्पोर्टेंट है, और हम आपको ये पूरी तरह से आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ पूरी तरह से जुड़े हैं ताकि हम ये जो स्कीम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और इसको एक सक्सेसफुल पेंशन देश बना सकें। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इसमें क्या विज़न है, अगर हम एफपीओ तक पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ पाए, जो हम अवेयरनेस के आज हम सब मिल कर के एक साथ होकर के जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल हों, तो आपके मानने में अगले 5 साल में ये कितना बड़ा इकोसिस्टम बन सकता है? और क्या आपको लगता है कि जो ये स्टेप्स ले रहे हैं हम, जो किसानों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसके सक्सेसफुल होने के बाद इसको एक ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है ताकि दूसरे प्रकार के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हम पहुंच सकें और हम ये सक्सेस स्टोरी रिपीट कर पाएँ? तो आपका क्या विज़न है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल में कहाँ तक इसको बढ़ाया जा सकता है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ सकते हैं? राइट।
सो अगर आप इसमें देखें तो लगभग 10 करोड़ फार्मर्स की अपॉर्चुनिटी है जो हमारे एनपीएस सिस्टम से जुड़ सकें और फाइनेंशियल इंक्लूजन का ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बन सकें। ऑब्जेक्टिव हमारा इंडस्ट्री का यही रहेगा कि लगभग 70 से 80% लोगों को हम इससे नेक्स्ट 5 साल में जोड़ सकें, गांव-गांव तक पहुंच के उनके साथ उनके उनके किसानों को, उनके परिवार को हम पेंशन का इंक्लूजन में उनको भी जोड़ सकें, ताकि वो भी एक डिग्निफाइड रिटायर्ड लाइफ जी सकें। उनका भी वो हक है और वो हक उन तक पहुंचा सकें। तो ये हमारा ओवरऑल विजन रहेगा कि 70 से 80% लोगों तक हम पहुंच के नेक्स्ट 5 साल में उनको इस कार्यक्रम से जोड़ सकें। तो आपके मानने में जो आप प्रयास कर रहे हैं उससे हम करीब करीब 7 से 8 करोड़ किसानों को हमारे साथ इस पेंशन कवरेज में जोड़ सकें। बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। इसके लिए रेगुलेटर के साथ साथ सबको जुड़ना पड़ेगा, इंडस्ट्री को जुड़ना पड़ेगा। अगर आप देखें इंटरमीडियरीज जो एफपीओस वगैरह हैं उनको जुड़ना पड़ेगा। सीआरएज वगैरह का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। और एक जो हमें एक लिटरेसी मिशन की तरह इसको ड्राइव करना पड़ेगा, और तभी जाके ये भी जो 70-80% लोगों को जो जोड़ना है ये तभी हम पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये विजन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, आई एम प्रिटी श्योर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो जो भी उसमें से हमें दिक्कतें आ रही हैं उसके सॉल्यूशंस हम सबको एज ए इंडस्ट्री बैठ के उसके रिजॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे ख्याल से ये पेनिट्रेशन हो पाएगा। तो अगर मैं समझ पाऊँ, आप कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, कठिनाई होगी, बट अगर हम ये कर पाए, हमारे प्रयास अगर सफल हो पाए जो हम करना चाह रहे हैं, तो हम 7 से 8 करोड़ किसानों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो आपने कठिनाई की बात की, अगर हम इस पेंशन की चर्चा पे जो हम एनपीएस की पाठशाला पे कर रहे हैं, अगर हम आप एक बात कहना चाहें एज अ क्लोजिंग रिमार्क, क्योंकि आपने कठिनाई की बात की, आपने बोला पूरी इंडस्ट्री को जुड़ना पड़ेगा, हमारे जितने दूसरे पेंशन फंड भाई हैं उन सबको साथ में आना पड़ेगा। तो आप एक क्या मैसेज या आपकी क्या एक एक्सपेक्टेशन होगी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स या सरकार की तरफ होगी, जिससे हम ये इसको एक बहुत ही सक्सेसफुल जो हमारा प्रयास है उसको एक सक्सेसफुल दिशा दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो अंतिम में अगर आते हुए अगर आपकी कोई एक गुजारिश हो या कोई एक सजेशन हो तो ये हम सुनना चाहेंगे। देखिए, इसमें पीएफआरडीए ने जो पहले कदम लिए हैं अभी तक वो बहुत ही सराहनीय हैं। बहुत ही अच्छे कदम उन्होंने लिए हैं। आई थिंक अब टाइम ये है कि अब हम सबको इकट्ठे फील्ड में उतर के और वो लास्ट माइल तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसमें पीएफआरडीए का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो अभी भी जो मेरा अंदाजन है वो 100 से 150 अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर चुके हैं इंडस्ट्री के साथ, और ये हमें और मैसिव स्केल पे बढ़ाने पड़ेंगे। सो वो आई थिंक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो हमें फेस होगी वो है अवेयरनेस की। ओके, और अवेयरनेस एक बार हो गई तो आई एम प्रिटी श्योर ये प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है कि लोग जब इससे जुड़ेंगे तो इसके फ़ायदे जब देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली और लोगों को प्रेरित करेगा कि इस स्कीम से जुड़ें। दूसरा चीज़ जो मुझे लगता है कि जो एक बार अगर कोई ऑनबोर्ड हो गया उसके बाद जो दिक्कत आएगी वो है आपका सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन, कि वो कैसे आएगा। और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर इस स्कीम में रेगुलर कंट्रीब्यूशन आएगा तभी एक अच्छा कॉर्पस बनेगा रिटायरमेंट के टाइम पे सब्सक्राइबर का, और उससे ही उसको एक रेगुलर इनकम मतलब पेंशन मिलेगी। तो वो उसकी सर्विसिंग के लिए अगर आपको लास्ट माइल सर्विसिंग करनी है और ईयर आफ्टर ईयर करनी है तो उसके लिए भी बहुत एफर्ट लगेंगे। उसके लिए भी
जैसे बैंक्स में अगर आप देखें तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं या कुछ है, तो उनकी सहायता भी लेनी पड़ेगी कि वो इन लोगों को लास्ट माइल तक वो सर्विसिंग दे पाएँ। वो कंट्रीब्यूशन उसका इतना सिंपल हो कि जैसे आपको मोबाइल पे अगर आज की डेट में रिचार्ज करना है तो सब गांव वाले घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, तो इट हैज़ टू बी एज सिंपल एज दैट। तो वो हमें कहीं ना कहीं दूसरे चरण में मैं ये बोलूँगा कि जो सर्विसिंग है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और उसके लिए हमें पीएफआरडीए और पूरी इंडस्ट्री का कलेक्टिवली हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे उसको आगे लेके जा पाए। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई, अवेयरनेस क्रिएट कराना, एंड मुझे लगता है कि हम अभी तक जो काम कर पाए हैं वो बहुत ही ऊपरी तौर पे बड़े शहरों के अंदर हमने ये अवेयरनेस सेशन किए हैं। अब आपने जो बताया कि 150 से 200 सेशंस हो रहे हैं गांव-गांव में जा कर के, ये बहुत ही बहुत ही मोटिवेटिंग है। एंड आई एम श्योर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और दूसरा जो आपने बात बताई कि सिंप्लिसिटी, ये मैं हमारे एज अ CRA के लिए भी हम एक पॉइंट देखते हैं कि कैसे हम इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसको एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हमारे ऐप में ही उसको बिल्ड कर सकें। आज एक कंट्रीब्यूट नाउ का बटन है जहाँ पे आप जा कर के QR कोड के थ्रू UPI के साथ आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सुविधा ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा। और एक और चीज़ आई थिंक मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा आपका मैं जानना चाहूँगा आपकी। अभी एक एसोसिएशन भी बनी है NPS के बारे में, एसोसिएशन ऑफ NPS इंटरमीडियरीज, तो आपको उनकी भूमिका क्या लगती है? क्योंकि हम देखते हैं बाकी सारे एसोसिएशंस जो दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, ये ऐसे कई प्रकार के प्रोग्राम्स करते हैं जिससे अवेयरनेस सब्सक्राइबर के बढ़ते रहें। तो क्या ये एसोसिएशन भी इसमें कोई भागीदारी कर सकता है और एज ए इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म बन करके ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, देखिए एसोसिएशन का रोल जो इनफॉर्मल सेक्टर है और पूरी जो NPS इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एमफी जो है उसने कितना अच्छा एडवर्टीज़मेंट और अवेयरनेस के एंगल से बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है और घर घर तक म्यूचुअल फंड को पहुंचाया है। आई थिंक सेम भूमिका हमें ANPI एसोसिएशन ऑफ NPS इंटरमीडियरी से एक्सपेक्टेड है। दूसरा चीज़ आई थिंक हमें ये भी देखना होगा कि जब हम इस सेक्टर में घुस रहे हैं तो एक सबसे बड़ी जो कंसर्न रहेगा वो ये है सेफ्टी ऑफ मनी, राइट? तो उसके लिए जो बिज़नेस रूल्स डिफ़ाइन करने रहेंगे वो सारा मेरा मानना ये है कि PFRD के साथ साथ बट ANPI को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को किस तरह से पेनिट्रेट करना है ताकि लोगों से कुछ कोई उनके साथ मिस सेलिंग ना हो, कोई उनको कोई गलत चीज़ ना बताए। तो उस सेंस में मुझे लगता है कि ANPI की भूमिका बहुत ही क्रिटिकल रहेगी आने वाले टाइम में। खुशी हुई जान करके कि ANPI एसोसिएशन ऑफ NPS इंटरमीडियरी का अभी जो लॉन्च हुआ है उसका रोल मुझे लगता है आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अवेयरनेस के साथ साथ बाकी सारी मसलों पे भी उनको अपनी नज़र रखनी होगी और सरकार के साथ बहुत ही क्लोजली काम करके ये जो प्रयास हम कर रहे हैं भारत को एक पेंशन सोसाइटी विकसित भारत बनाने के लिए वो अपना योगदान पूरी तरह से इसमें देते रहें। सो थैंक यू वेरी मच आज उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछले 1 घंटे में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात की, कैसे NPS संचय एक भारत की सरकार की जो योजना है पेंशन की जो योजना है जो लॉन्च की गई है जिसमें बड़ी सरलता से जुड़ा जा सकता है और हमारी सबसे जो भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सब से यही अपील होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेंशन की स्कीम में जुड़े हमारे साथ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच
यू नो, और देखते रहिए ऐसे बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो हम कवर करेंगे एनपीएस की पाठशाला पे थ्रू आवर पेंशन पे चर्चा प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। थैंक यू।